तलवार से हमला जो तुमने अभी सीखा। अगर आदर्श ने पहले ही ताकतवर राज को न हराया होता, किसी अनजानी तकनीक से, छल कपट से जलधर को न हराया होता और उसका युद्ध रिकॉर्ड भी उल्लेखनीय न होता, तो अरण्य को शक होता कि आदर्श को कोई मानसिक समस्या है। दरअसल वो हाल ही में सीखी गई तलवार से उस पर पूरी ताकत से हमला करने वाला था, जबकि उसने पहले कभी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वैभव दिव्य नगरी में कृपाण और तलवारबाजी सीखने के लिए एक पवित्र भूमि है। मुझे तलवारबाजी की पवित्र भूमि में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला और मैंने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की, आदर्श ने अस्पष्ट व्याख्या दी। अरण्य ये सुनकर दंग रह गया। वैभव दिव्य नगरी में कृपाण और तलवारबाजी सीखने के लिए एक पवित्र भूमि थी। कौन सी कृपाण और तलवारों की पवित्र भूमि? ये तो सिर्फ कृपाण और तलवारों की कब्र है। उसी समय एक मेघ ड्रैगन 72 पैगोडा एल्डर ने युआन क्यूई का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज सीधे अरण्य के कान में पहुंचाई। इस बूढ़े व्यक्ति को पता था कि वैभव दिव्य शहर में 2 रहस्यमय स्थान हैं, जिनके नाम कृपाण कब्र और तलवार कब्र हैं। वैभव दिव्य नगर ने दोनों कब्रों को एक अनमोल खजाना माना और वैभव दिव्य नगर के इन साथियों ने इस जगह की बड़ी सावधानी से रक्षा की, ये मानते हुए कि ये किसी महान सम्राट विशेषज्ञ का अवशेष है। वे इसे तलवारबाजों और कृपाणधारियों के लिए एक पवित्र भूमि कहते थे, जबकि वे कब्रों के इतिहास की पुष्टि भी नहीं कर पाए थे। हालांकि मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों के लिए यह सब सिर्फ जानबूझकर किया गया आदर्शीकरण और शेखी बघारना था। हालांकि उन्होंने तलवार और कृपाण वाली कब्र कभी नहीं देखी थी। वे जानते थे कि वैभव दिव्य नगर में कई वर्षों से कई ऋषि तलवार और कृपाण दाव की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार कब्रों में प्रवेश करते रहे हैं। लेकिन क्या कब्रों से कुछ हासिल करने वाले ऋषि अब भी कमजोर और बेकार नहीं माने जाते थे? वैभव दिव्य शहर की हर पीढ़ी में केवल शहर का स्वामी ही चिंताजनक था। भले ही कब्रों की स्थिति वैभव दिव्य शहर द्वारा वर्णित स्तर की थी, जो 10,000 कदम पीछे थी, तो क्या हुआ अगर यह वास्तव में एक महान सम्राट का अवशेष था? चूंकि लोगों ने लाखों वर्षों तक तलवार कब्र का अध्ययन किया, लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, तो फिर आदर्श जैसा एक युवा जूनियर कैसे अंदर जाकर स्वर्ग को पलटने की क्षमता के साथ बाहर आ सकता है? लिनर, ये बच्चा बस झांसा दे रहा है। ये कहना कि उसकी बेकाबू शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, बस एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अगर तलवार की कब्र से कोई तलवार चाल सीखी जा सकती, तो वैभव दिव्य साम्राज्य बहुत पहले ही मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य से आगे निकल गया होता। क्या तब वे सिर्फ एक चरवाहे लड़के के डर से मदद मांगने घूमते? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम आदर्श को मार भी दोगे, तो भी वो इसी का हकदार है। हमारे साथ होने से तुम निश्चिंत रह सकते हो। हम तर्क के पक्ष में हैं, इसलिए वैभव दिव्य नगरी तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। जिस सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी आवाज प्रेषित की थी, वो अरण्य का आधा गुरु था। अरण्य के जल तत्व संबंधी सभी नियम इसी सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग से सीखे गए थे। लिनर समझती है, आदर्श की तलवारबाजी की तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मैं अपनी तलवार से वार करने की पूरी कोशिश करूंगी। अरण्य ने आदर्श को तुच्छ नहीं समझा। उसका शक्तिशाली रुख लगातार बढ़ता जा रहा था, मानो वो एक जेड युवती पर्वत बन गई हो जिसे देखा नहीं जा सकता। एल्डर स्टैंड में अचल की उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं। उसकी पतली हथेली पसीने से तर थी। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या ये सच में अरण्य का सामना करने के लिए तलवार वाली कब्र से सीखी हुई चाल का इस्तेमाल करना चाहता है? अचल, आदर्श तलवार कब्र में तलवार के तरीके सीख रहा था। इस समय वैभव दिव्य शहर के नगर भगवान की कठोर आवाज अचल के कान में गूंज उठी। अचल को बहुत बुरा लगा। वही तो था जो आदर्श को तलवार चलाने की कला सिखाने के लिए कब्र में लाया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, इस लड़के ने कुछ दिन पहले तलवार वाली कब्र में जाने की जिद की थी। मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि इसे 1-2 पायदान नीचे लाकर कुछ शर्तें रख दूं, तलवार वाली कब्र में ले आऊं। किसे पता था कि कुछ दिन पहले उसे 1-2 पैग नीचे लाकर। अधेड़ उम्र के विद्वान ने ये शब्द कई बार दोहराए। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। अचल लाचार था। आदर्श के सामने कृपाण के क्षेत्र में एक उज्ज्वल भविष्य था, फिर भी वो तलवारबाजी सीखना चाहता था। वो सचमुच एक ऐसा व्यक्ति था जो चिंता में डाल देता था, और इस समय अचल के पास और कुछ समझाने का समय नहीं था। 18 अरण्य और अरण्य के पहलू टोटेम ने अपनी तलवारें उठा लीं। तलवारों की किरणें आपस में गुंथी हुई थीं और आकाश में छा रही थीं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल सागर हो। ये सागर धुंध से भरे, झिलमिलाते, लहराते पानी का एक विशाल विस्तार था। समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में पानी भरा हुआ था। लोगों की सांसें थम सी गईं। इस मैच की शुरुआत से ही अरण्य के मूव्स बेहद चौंकाने वाले थे। इसी क्षण अरण्य ने वार किया। 18 तलवारों की किरणें आस्पेक्ट टोटेम की तलवार के साथ विशाल महासागर में प्रवेश कर गईं और एक विशाल लहर उठी। ये लहर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ये युआन क्यूई की कोई प्रेत छवि नहीं थी, बल्कि तलवार क्यूई से बनी थी। सिर्फ एक लहर नहीं थी, एक के बाद एक लहरें उठ रही थीं और हर लहर एक दूसरे से ऊंची उठ रही थी। अब कुल 9 विशाल लहरें आदर्श की ओर पहाड़ों की तरह उमड़ रही थीं।
लहरों के भीतर भयानक तलवार क्यूई थे। उस क्षण दिव्य निर्जन चरण के नीचे के योद्धाओं ने, खासकर जो उफनती लहर का सामना कर रहे थे, अपनी भौहों पर तलवार की ची का स्पर्श महसूस किया। इससे वे भयभीत और व्याकुल हो गए। कई लोग अवचेतन रूप से पीछे हट गए। अरण्य की तलवार का हमला कितना भयानक था, इसका अंदाजा तलवार क्यूई की शक्ति से लगाया जा सकता है, जो स्वर्ग के इन पसंदीदा बच्चों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। इस समय आदर्श, जो गर्जन करते समुद्र और विशाल लहरों के सामने खड़ा था, आकार में छोटा लग रहा था। वो तूफान में फंसी एक छोटी नाव जैसा लग रहा था, बिल्कुल नगण्य। आदर्श ने विशिष्ट प्रकाश तलवार को कसकर पकड़ रखा था। आदर्श की दृष्टि में समय मानो रुक गया था। विशाल उफनती लहर अत्यंत धीमी गति से चल रही थी। वो विशाल लहर के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में शुद्ध यांग तलवार महल की विशाल तलवार का निशान और भी साफ हो गया, मानो उसने तलवार महल के मालिक द्वारा उस निशान को बनाते हुए अतीत का दृश्य अपनी आंखों से देखा हो। और उस अजीब समय अंतराल में दुनिया को तबाह करने वाला युद्ध, वो कांसे का दानव जो अपनी परशु लहरा रहा था, दुनिया का एक कोना चीर रहा था, लेकिन फिर भी तलवार महल के मालिक ने उसका सिर लगभग काट ही दिया था। आदर्श शुद्ध यांग तलवार महल के हमले को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सका, लेकिन इस कल्पना में आदर्श तलवार हमले की अवधारणा के एक निशान को पकड़ने में कामयाब रहा था। ये वैचारिक निशान धीरे धीरे तलवार की चाल के साथ जुड़ गया, जिसे आदर्श ने तलवार कब्र के भीतर सीखा था। तुरंत ही आदर्श का मन धन्य हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज सक्रिय हो गई हो, क्योंकि अवधारणा और तलवार की चालें एक साथ मिल गईं। उसने आंखें बंद कर ली, समुद्र की गर्जना को नजरअंदाज करते हुए। बिना कुछ सोचे समझे आदर्श ने अपनी तलवार उठाई और धीरे से नीचे की ओर वार किया। उसी क्षण स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अंदर खींच लिया गया। सब कुछ तलवार क्यूई में संघनित होने लगा। ये तलवार क्यूई चारों दिशाओं से गर्जना करने लगी। आकाश में एक विशाल दिव्य तलवार की प्रेत छवि संघनित होने लगी। ये तलवार उस तलवार जैसी थी जो कभी तलवार महल का मालिक इस्तेमाल करता था। हालांकि आदर्श अब जो तलवार इस्तेमाल कर रहा था, वो तलवार की कब्र से निकली एक तलवार थी। केवल आदर्श ने तलवार कब्र की चाल में एक अकथनीय अवधारणा जोड़ दी थी। ये शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार के निशान की अवधारणाओं में से एक थी। ये अवधारणा मानो किसी देवता ने धरती पर अपना आधिपत्य जमा लिया हो और सभी जीवन के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित कर रहा हो। वेंग दर्शक दीर्घा में कुछ साधकों की तलवारें स्पष्ट ध्वनि के साथ गरजने लगीं। कुछ तलवारें तो जोर जोर से हिलने भी लगीं। अपने स्वामियों के नियंत्रण से बाहर उन्होंने अपनी म्यान भी खोल दी। मेरी तलवार। एक व्यक्ति ने जल्दी से अपनी तलवार को दबाया और थाम लिया। साधक का साधना स्तर जितना कम था, उसकी तलवारों पर प्रभाव उतना ही ज्यादा था। हवा में आदर्श ने नीचे की ओर संघनित विशाल दिव्य तलवार को सीधे उग्र विशाल लहरों में फेंक दिया। अजीब बात यह थी कि यह भीषण टक्कर बिना किसी आवाज के थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर चीज की आवाज चली गई हो। उस एक तलवार से विशाल लहरें दो फाड़ हो गई, मानो किसी दिव्य तलवार से कोई पर्वत दो फाड़ हो गया हो। पहली विशाल लहर के टूट जाने के बाद भी दिव्य तलवार ने अपनी गति नहीं खोई। वो एक अदम्य शक्ति थी। एक के बाद एक लहरें टूटती गईं। दिव्य तलवार सीधे अरण्य की भौहों पर जा गिरी। क्या? शक्तिशाली तलवार क्यूई को अपनी ओर आते देख अरण्य सदमे में आ गई। उस पल उसे सचमुच मौत का एहसास हुआ। लिनर। इस समय एल्डर स्टैंड में एक सफेद वस्त्र पहने एल्डर खड़ा था। उसी समय अरण्य ने अपनी तलवार की नोक से इशारा किया और उसके पीछे 17 जल तत्व दर्पण छवियां, साथ ही साथ उसका पहलू टोटेम सीधे तलवार की किरण पर हमला किया। पेंग। एक भयंकर प्रहार से 17 जल तत्वीय दर्पण प्रतिबिंब फट गए, जलवाष्प में बदल गए और फिर पूरी तरह से गायब हो गए। यहां तक कि अरण्य का आस्पेक्ट टोटेम भी तलवार की किरण से टुकड़े टुकड़े हो गया। अरण्य का शरीर जोर से कांप उठा। उसके कंधे से तलवार का निशान उभर आया जो उसकी जांघ तक पहुंच गया। उसका शरीर यूं ही उड़ गया। पीछे की ओर उड़ते समय अरण्य महसूस कर सकती थी कि तलवार क्यूई द्वारा उसका शरीर लगभग फाड़ दिया गया था। उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देने का मतलब निस्संदेह उसकी मौत होगी। और इसी पल उसे अचानक लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हो गया था। इस सफेद वस्त्रधारी बूढ़े ने एक हाथ से अरण्य को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी आस्तीन फड़फड़ाई। पेंग। एक जोरदार विस्फोट के साथ तलवार क्यूई से बनी विशाल प्रेत तलवार की छवि सफेद वस्त्रधारी एल्डर द्वारा चकनाचूर हो गई। हालांकि टूटी हुई विशाल तलवार अभी भी तलवार क्यू के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही थी और उनके टुकड़े बेतहाशा फैल रहे थे और ची 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 जैसी आवाजें निकाल रहे थे। ये तलवार क्यू बहुत देर तक हवा में इधर उधर घूमती रही। ये तलवार क्यूई। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी नजरें गड़ा दी। इन तलवारों में सचमुच एक अमर गुण था। स्पष्टतः उसकी शक्ति आदर्श से अधिक थी और वो तलवार क्यू को तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नष्ट हुई तलवार क्यू अभी भी घातक थी। इससे लोगों में आशंका व्याप्त हो गई।
इस समय अरण्य, जिसे सफेद वस्त्रधारी एल्डर ने बचाया था, का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर पर एक गहरा घाव था, मानो उसका शरीर चीर दिया गया हो। अगर सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट न होता तो अरण्य सचमुच आदर्श की तलवार के वार से मर जाती। ये दृश्य देखकर सारा दर्शक वर्ग मौन हो गया। अरण्य का भयानक अंतिम हमला, जिसमें 19 तलवारें एक साथ थीं, आदर्श ने तोड़ दिया, और वो भी इतनी आसानी से। यहां तक कि अरण्य खुद भी आदर्श द्वारा लगभग मारी गई थी। ये कैसा हमला था? क्या ये बहुत भयानक नहीं था? कुछ वैभव दिव्यनगर के बुजुर्ग ये बता सकते थे कि ये हमला वास्तव में तलवार कब्र से एक तलवार चाल था, लेकिन इस तलवार कब्र चाल ने इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे प्राप्त की? ये हमला, ये कैसे हो सकता है? वैभव दिव्यनगर के नगर स्वामी को ये बहुत ही आकर्षक लगा। उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि ये हमला तलवार कब्र की चाल से कुछ अलग था। वो ये नहीं समझा सका कि ये छोटा सा अंतर क्या था। क्या ये आदर्श द्वारा जोड़ा गया कुछ हो सकता है? जहां तक अचल की बात है, जो आदर्श को तलवार की कब्र में लाया था, आदर्श के अंतिम तलवार के हमले को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। ये बच्चा, वो? अचल ने पलके झपकाते हुए आदर्श को देखा। इस समय आदर्श का दाहिना हाथ, जो उसकी तलवार था, पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसकी बांह पर एक के बाद एक रक्त वाहिकाएं फट गईं और उनमें से लगातार खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे खून के किसी तालाब से बाहर निकाला गया हो। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। जिस हाथ से आदर्श तलवार पकड़ रहा था, वो कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तलवार पकड़ना भी मुश्किल हो रहा हो। इस तलवार के हमले ने वास्तव में आदर्श के दाहिने हाथ की सभी रक्त वाहिकाओं को फट दिया था। आदर्श का हाथ। सबका ध्यान पहले अरण्य पर था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि आदर्श के तलवारधारी हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। उसकी सारी रक्त वाहिकाएं फट गई थीं और यहां तक कि टेंडन और मेरिडियन को भी काफी नुकसान पहुंचा था। तलवार से किए गए हमले से ही उसके हाथ में इतनी चोट आ गई। ये तलवार चाल बहुत भयानक है। ये सोचना भी मुश्किल है कि आदर्श के हाथ को इतनी चोट लगेगी। उस तलवार की शक्ति आदर्श के नियंत्रण से कहीं ज्यादा है। उसकी साधना का स्तर सीमित है, इसलिए उसकी शिरोबिंदुओं में इतनी ऊर्जा डालने से वे तुरंत फट गईं। वैभव दिव्यनगर के योद्धा आदर्श को अत्यधिक चिंता से देख रहे थे। एक तलवार के हमले की कीमत इतनी अधिक होने के बावजूद क्या आदर्श अभी भी अपने हाथ का उपयोग कर सकता है? आदर्श! तभी वैभव दिव्यनगर के नगर स्वामी खड़े हो गए। वे सम्मान की मुद्रा में दूर बैठे थे, लेकिन उन्होंने आदर्श को जो नजर दी वो उदार प्रशंसा भरी थी। तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो खुद पर दबाव मत डालो। वैभव दिव्य शहर के नगर स्वामी को आदर्श से वास्तव में समग्र समूह चैंपियनशिप जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये बहुत कठिन था। अब नगर स्वामी जानता था कि आदर्श अब अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कम से कम आदर्श उस भयानक तलवार के वार का दोबारा इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। उसका हाथ इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। तलवार के हमले और भारी युआन क्यूई खपत के कारण आदर्श के पास केवल 60-70% युआन क्यूई ही बची थी। ऐसी स्थिति में मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना बेहद मुश्किल होता, बल्कि ये कहना चाहिए कि जीतना नामुमकिन था। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की ओर देखते हुए प्रतिभागियों की बेंचों पर 13 अन्य लोग बैठे थे। काले कपड़ों में पीला चेहरा लिए वो युवक वैभव दिव्यनगर के नगर स्वामी के लिए विशेष रूप से आकर्षक था। उसकी शक्ति युआन मूल राज्य के योद्धाओं के लिए अथाह ही कही जा सकती थी। ऐसी स्थिति में आदर्श कैसे जीत सकता था? इस समय काले कपड़े पहने युवक अब कोने में चुपचाप नहीं बैठा था। वो तलवार थामे खड़ा हो गया और गहरी काली आंखों से आदर्श को देखने लगा। आदर्श ने भी काले कपड़े पहने युवक की ओर देखा। उसका दाहिना हाथ अभी भी कांप रहा था और उससे लगातार खून टपक रहा था। अफसोस की बात है, इस समय काले कपड़े पहने युवक ने आदर्श को युआन क्यूई की आवाज भेजी। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी, जिससे चिंता हो रही थी। अगर मुझे पता होता कि तुम में इतनी ताकत है तो मैं पिछले दौर में तुमसे खुद लड़ता, और अब जब तुम्हारा हाथ इस हालत में है तो तुम अब मुझसे नहीं लड़ सकते। काले कपड़े पहने युवक ने आदर्श के हाथ की ओर देखा और खेद व्यक्त किया। यद्यपि इस समग्र समूह मैच में प्रतिभागियों को स्वयं के उपचार के लिए गोलियां, अमृत और अवशेष लेने की अनुमति थी, लेकिन अल्प अवधि के कारण इनका प्रभाव सीमित था। समझदार लोग बता सकते थे कि आदर्श के हाथ की चोट उसकी हड्डियों और मेरिडियंस की जड़ों तक पहुंच गई थी। अगर तुरंत इलाज भी किया जाता तो भी थोड़े समय में उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक हो पाता। अगर आदर्श फिर से तलवार से वार करता तो उसका हाथ पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। काले कपड़े पहने इस युवक को लगा कि यह बहुत दुख की बात है। वो मार्शल आर्ट का दीवाना था और अपने सभी साथियों को मात देता था। एक अकेला विशेषज्ञ होने के नाते वो एक ऐसे कुलीन योद्धा की तलाश में था जो उसके साथ एक रोमांचक युद्ध में मुकाबला कर सके। अगर आदर्श तलवारबाजी का इस्तेमाल कर पाता तो आदर्श योग्य हो जाता। आदर्श ने चुपचाप काले कपड़े पहने युवक को देखा।
उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये लड़ाई बहुत कठिन होगी और अब ये सच हो गई। ये उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा थी। बस दूसरी लड़ाई में ही उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि अरण्य बहुत ताकतवर थी और उसने आदर्श को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। शुद्ध यांग तलवार महल की अवधारणा से प्रेरित तलवार का वार आदर्श वास्तव में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो उस बल से वार नहीं कर सकता था। अगर वो करता तो आदर्श अपनी बाह पर पड़ने वाले दबाव को संभाल नहीं पाता। आदर्श, अपने आप पर दबाव मत डालो। ये देखकर कि आदर्श कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, नगर स्वामी ने फिर कहा, इस गठबंधन टूर्नामेंट में विशेषज्ञों के बीच होने वाले मुकाबलों में जाने जा सकती थीं। अगर कोई जान न भी जाए तो भी गंभीर चोटें लग सकती थीं, जिससे कुछ लोग अपंग हो सकते हैं। ये भी संभव था कि वे 6 महीने से ज्यादा समय तक बिस्तर पर पड़े रहें, और आदर्श जैसे कुलीन खिलाड़ी के लिए 6 महीने बहुत कीमती थे। वो इसे गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद नगरपाल। हालांकि मुझे लगता है कि मैं लड़ाई जारी रख सकता हूं। आदर्श की आवाज शांत थी। वैभव दिव्य नगर के योद्धाओं के दिल बैठ गए जब उन्होंने उसे ये कहते सुना। आदर्श की वर्तमान स्थिति देखकर वे बेहद चिंतित थे। आदर्श की युआन क्यूई बहुत कम हो चुकी थी और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता था? चूंकि आप आग्रह कर रहे हैं तो ऐसा ही हो। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने धीरे से बैठने से पहले आदर्श को गहराई से देखा। ये आदर्श अपनी इज्जत खो से बेहतर मरना पसंद करेगा। साफ है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी जिद कर रहा है। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की तरफ से रेशमी कपड़े पहने एक युवक तिरस्कार पूर्वक हंसा। युवक के रेशमी वस्त्र मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कुलीन वर्ग के वस्त्र थे। कुलीन वर्ग के वस्त्रों पर उड़ते हुए काले नदी के अजगर की कढ़ाई की गई थी। ये वैभव दिव्य साम्राज्य के विस्काउंट के समकक्ष था। इस उम्र में विस्काउंट के पद तक पहुंचना ये सिद्ध करता है कि ये युवक कमजोर नहीं था। एक खत्म हो चुकी सेना को बहादुरों की बातें नहीं करनी चाहिए। आदर्श का अंत हो चुका है। उसका हाथ अपंग हो गया है और उसके पास 70% से भी कम युआन क्यू बचा है, इसलिए उससे डरने की कोई बात नहीं है, मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के एक और कुलीन ने कहा। वो शालीनता से हार मान सकता था, लेकिन वो इतना समझदार नहीं था और इसके बजाय वो मंच पर ही मरने की जिद कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं ऊपर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। उड़ते हुए काले नदी ड्रैगन सूट पहने हुए युवक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए एक कृपाण के साथ दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर छलांग लगा दी। मुझे ये मैच लड़ने दो। युवक ने अपनी लंबी कृपाण आदर्श की ओर तान दी और उत्तेजक मुस्कान दी। आदर्श, कई लड़ाइयां जीतने के बाद तुम बहुत घमंडी हो गए हो। दुर्भाग्य से तुम्हें मुझसे यश से हारना तय है। आओ, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास और क्या क्या क्षमताएं बची हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करो। यश के शब्दों में कोई संयम नहीं था, जिससे आसपास के वैभव दिव्य शहर के साधक क्रोध से भर गए। ये खुद को क्या समझता है? किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को महान बताता है। ये बेशर्म है। कुछ वरिष्ठ साधकों की तो केवल यही इच्छा थी कि वे दौड़कर यश को काट डालें। अगर सीनियर आदर्श को चोट न लगी होती तो वो सीनियर आदर्श का मुकाबला नहीं कर पाता। वैभव डिवाइन सिटी की एक नौसिखिया जूनियर भी तब तक गुस्से में थी जब तक कि उसकी अविकसित छाती ऊपर नीचे नहीं हो गई। हालांकि इस समय यश ने केवल उपहास किया। सिर्फ लड़ाई का नतीजा मायने रखता है, प्रक्रिया क्या मायने रखती है। अगर तुम प्रतिभाशाली हो तो क्या हुआ, तुम फिर भी अंततः मेरे द्वारा ही समाप्त होगे। चाहे वजह कुछ भी हो, मुझसे हारना तो हारना ही है। ये ऐसी चीज है जिसे तुम अपने पूरे जीवन से नहीं मिटा सकते। अगर महिला संतों को भी मैंने धोखा दिया है तो वे हमेशा के लिए धोखा खा जाएंगी। हा हा हा। जब यश हंस रहा था तो वो अचानक अचंभित हो गया। उसने देखा कि आदर्श अपने अंतरिक्षीय वलय से एक बर्तन निकाल रहा है। उसने बर्तन का ढक्कन खोला और उसमें एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ था। ये क्या है? इससे पहले कि यश इसे ध्यान से देख पाता, आदर्श ने अपना सिर झुकाकर कंटेनर में मौजूद सारा लाल तरल पदार्थ खत्म कर दिया। कंटेनर के अंदर कीमती खून था, सुनहरी कौवा प्रजाति का कीमती खून। फॉलन स्टार गेट में सुनहरी कौवा प्रजाति को मारने के बाद आदर्श ने सुनहरी कौवा प्रजाति के शव को अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया था। उसने सुनहरी कौवा प्रजाति के हृदय का रक्त भी निकालकर रक्त पात्रों में संग्रहित कर लिया था। यही सुनहरी कौवा प्रजाति का सारा सार था। सुनहरी कौवा प्रजाति के बहुमूल्य रक्त में अत्यंत समृद्ध शुद्ध यांग ऊर्जा थी। ये किसी भी उपचारात्मक औषधि से कई गुना बेहतर थी। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा सामान्य उपचारात्मक औषधियों, यहां तक कि उच्च श्रेणी की औषधियों का भी सीमित उपयोग किया जाता था। चूंकि बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा केवल थोड़ी सी मात्रा ही अवशोषित कर पाते थे और अवशोषित करने के बाद भी औषधीय सार को पचने में कुछ समय लगता था। आखिरकार इन उपचारात्मक औषधियों के औषधीय गुण योद्धा की ऊर्जा से भिन्न थे। हालांकि चूंकि ये सुनहरी कौवा प्रजाति का कीमती खून था, इसलिए स्थिति बिल्कुल अलग थी। चूंकि आदर्श ने सुनहरी कौवा प्रजाति के पशु चिन्ह को अवशोषित कर लिया था और एक सुनहरी कौवा पहलू कुलदेवता को संघनित कर लिया था,
इसलिए कीमती रक्त में मौजूद सार और शुद्ध यांग ऊर्जा आदर्श के साथ अत्यधिक संगत थी, क्योंकि वे एक ही स्रोत से आए थे। इसलिए उसके लिए इसे अवशोषित करना बहुत आसान था। आदर्श ने सुनहरी कौवा का अनमोल रक्त पी लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक शुद्ध यांग ज्वाला जल रही हो। वो प्रचंड ऊर्जा पहले उसके डेंटियन में प्रवेश करती थी और वहां से उसके अंगों में प्रवाहित होती थी। ये एहसास बेहद सुखद था। जहां तक आदर्श की बुरी तरह घायल बांह की बात है तो उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जिससे उसे खुजली जैसा महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि आदर्श की बांह की मांसपेशियां तेजी से फिर से बढ़ रही थीं। उसका घाव भी भर रहा था। हालांकि उसका मांस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसकी मेरिडियंस का फिर से जुड़ना बेहद मुश्किल था। यद्यपि सुनहरी कौवा प्रजाति का कीमती रक्त आदर्श की ऊर्जा के समान स्रोत से आया था, फिर भी ये इतने कम समय में आदर्श की भुजा को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। दवा लेना? हालांकि उसे नहीं पता था कि आदर्श ने क्या पिया था। यश मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि शायद ये किसी वीरान जानवर का खून था। ये किसी के जख्म भरने और युआन क्यूई की पूर्ति के लिए कितना कारगर हो सकता है। अपनी मौत से मिलो। यश ने अपनी कृपाण निकाली और उसकी युआन क्यू फट गई। हालांकि वो जानता था कि आदर्श उस कायाकल्प करने वाले जानवर का खून पीने के बाद ज्यादा ठीक नहीं हो पाएगा, फिर भी वो आदर्श को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहता था। इससे इस लड़ाई में और भी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। वो आदर्श को एक ही झटके में हराना चाहता था और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का नायक बनना चाहता था। अरण्य को हराने वाले व्यक्ति को हराना कितना प्रभावशाली था। ये बेशर्म खलनायक। मंच के बाहर वैभव दिव्य नगर के योद्धा गुस्से से भरे हुए थे। आदर्श ने अभी अभी दवा ली थी, फिर भी यश ने हमला करने का इंतजार तक नहीं किया। ये सचमुच ऐसा था जैसे बाघ समतल जमीन पर घुसते ही कुत्तों द्वारा अपमानित हो जाएगा। आदर्श भले ही ताकतवर हो, लेकिन ऐसी हालत में बारी बारी से 10 से ज्यादा मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं से लड़ना उसकी हार का कारण बना। वो शायद यश को भी नहीं हरा पाएगा। आदर्श के इस अनाम और बेशर्म बदमाश से हारने के बारे में सोचकर ही वैभव दिव्य शहर के योद्धाओं के दिल जलने लगे। अरण्य से हारना ठीक था, लेकिन ऐसे व्यक्ति से हारने से केवल क्रोध ही आता है। इस समय यश आदर्श पर हमला कर चुका था। वो अपनी कृपाण लहराते हुए जोर जोर से हंस रहा था। मैं तुम्हें अपने परिवार की कृपाण तकनीक दिखाऊंगा। ये मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की एक उच्च श्रेणी की विरासत वाली कृपाण तकनीक है। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। इस उच्च श्रेणी की कृपाण तकनीक से तुम्हें पराजित होने देना मुझे तुम्हारा सम्मान करने का प्रतीक है। ऐसा कहते हुए उसकी कृपाण से कई आकृतियां उभर आई। ये आकृतियां मिलकर एक बाघ में बदल गईं जो आदर्श पर टूट पड़ा। ये कृपाण क्यूई से संघनित एक बाघ था। गर्जन। बाघ ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वो पूरे मैदान में गूंज उठी और सभी के कान के पर्दे फट गए। इस समय आदर्श बाघ के सामने हमेशा शांत रहा। उसका दिमाग पहले हुए तलवार के हमले को याद कर रहा था। शक्तिशाली स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू से संघनित तलवार क्यू उसकी मेरिडियन की सीमाओं से परे जा रही थी। उसका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था और वो उस हमले का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि सुनहरी कौवा प्रजाति का कीमती खून पीने के बाद आदर्श में आगे बढ़ने की क्षमता थी। तो क्या हुआ अगर उसने अपनी युआन क्यू को रोक लिया और उस हमले की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया? आदर्श ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और तलवार अपने बाएं हाथ में थमा दी। टूटी हुई तलवार की यादें उसके मन में कौंध गईं और तलवार महल के मालिक द्वारा कांसे के दानव का सिर काटने का दृश्य एक बार फिर उसके मन में उभर आया, इस बार ज्यादा स्पष्ट। तलवार महल के मालिक के वार के बाद आदर्श ने अपने बाएं हाथ से धीरे से वार किया। आदर्श की तलवार से एक तलवार की किरण निकली जो चॉपस्टिक जितनी मोटी थी और ऐसा लग रहा था कि वो अंतरिक्ष समय की विकृतियों के भीतर छिपी हुई है। तलवार की ये किरण भले ही पतली हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि डाली गई ऊर्जा कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी तलवार की क्यूई चरम पर पहुंच गई थी और वो युआन क्यूई के सार को बहुत ज्यादा दबा सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी। ये तलवार इतनी तेज थी कि वो सीधे बाघ की भौहों पर जा लगी। वाह! तलवार की धार को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं पड़ा और वो सीधे बाघ की भौहों के बीच से होकर गुजरी। बाघ अभी भी आदर्श पर हमला कर रहा था, लेकिन आदर्श की तलवार की धार उसे भेद चुकी थी। ये हमला यश पर बेजोड़ स्थिति में किया गया। क्या? यश चौंक गया। पीछे हटते हुए उसने अपनी कृपाण लहराकर उसे रोक दिया। डिंग! एक धातु की झंझनाहट के साथ यश को अपनी बाह में दर्द महसूस हुआ। उसकी हथेली की जांघ में दर्द हुआ। शुद्ध यांग तलवार की अत्यधिक संपीड़ित किरण के कारण उसकी कृपाण में एक छोटा सा छेद हो गया था जो छोटी उंगली के आकार का था। यश ने उस छोटे से छेद को बनते देखा और फिर उसने अपनी सुरक्षात्मक युआन क्यूई के फटने की आवाज सुनी। उसी समय उसके दिल में दर्द हुआ, उसकी छाती में बहुत तेज दर्द हुआ और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने खून की धार बहती देखी। जमीन पर घुटनों के बल बैठते ही उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। यश ने उसकी छाती को छुआ और उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं। मैं?
उसने अपनी छाती पर लगे घाव को अविश्वास से देखा। उस छोटे से घाव से खून बह रहा था। हालांकि यश जानता था कि तलवार की धार उसके शरीर में आर पार हो गई थी। ये कैसे संभव है? वो स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था। पेंग! यश को चक्कर आने लगा और उसकी नजर और भी धुंधली हो गई। इसके साथ ही वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। पेंग! एक जोरदार धमाके के बाद यश की छाती से खून बहने लगा, जिससे फर्श पर खून का एक तालाब बन गया। दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के आसपास मौजूद हर व्यक्ति जिसने ये दृश्य देखा भयभीत हो गया। आदर्श की तलवार के हमले से यश का शरीर छलनी हो गया था। कुछ ही सेकंड पहले आदर्श अभी भी गंभीर रूप से घायल था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगा, जबकि यश का रुख मजबूत लग रहा था। वो आदर्श को एक ही वार में हराना चाहता था, जबकि वो कमजोर था। यहां तक कि वैभव दिव्यनगर के योद्धाओं के लिए भी अत्यधिक संभावना थी कि यश ने आदर्श को हरा दिया होगा। हालांकि एक ही पल में स्थिति पूरी तरह से उलट गई। यश, जो कभी बहुत प्रसिद्ध था, ने अपनी कृपाण लहराई और आदर्श के हमले में वो बिना किसी वार के ही भेद गया। ये अभी भी अज्ञात था कि वो मरा या जीवित। आदर्श पहले से ही बहुत घायल था, फिर भी वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? लोग पल के झपकाकर आदर्श को देख रहे थे, खासकर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धा, जिन्हें आदर्श को देखकर ठंड लग रही थी। इस समय आदर्श का दाहिना हाथ अब कांप नहीं रहा था। हालांकि ये कहा जा सकता था कि वो अभी भी बहुत थका हुआ था और उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। यद्यपि वो लगभग टूटने की स्थिति में था, फिर भी उसने एक ही हमले में यश को हरा दिया। ये चौंकाने वाला था। उसकी जीवितता और युद्ध शक्ति की तुलना किसी मानव सदृश वीरान जानवर से की जा सकती थी। उस क्षण एक शुआ ध्वनि के साथ एक मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य एल्डर तुरंत दिव्य निर्जन मंच पर प्रकट हुआ। उन्होंने यश को उठाया और उसे उपचारात्मक औषधि खिलाई। इस समय यश अब निगल नहीं सकता था, इसलिए एल्डर को उसके गले से नीचे दवा उतारने के लिए युआन क्यूई का उपयोग करना पड़ा। यश की चोटों की जांच करने के बाद एल्डर का चेहरा उदास हो गया। उसके बाएं फेफड़े में छेद कर दिया गया था, जिससे उसके दिल को चोट पहुंच रही थी, जिससे उसके दिल में ऐंठन हो रही थी और इससे दिल रक्त पहुंचाने में असमर्थ हो गया था। इस तरह की चोट का इलाज पवित्र औषधियों से भी मुश्किल होगा। आदर्श, तुम सचमुच बहुत निर्दयी हो। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आदर्श को हत्या के इरादे से गुस्से से देखा। दिव्य वन्य क्षेत्र के आसपास के लोग दंग रह गए। इससे पहले जब आदर्श छद्म से लड़ा था तो उसने जानबूझकर छद्म के अंगों को नहीं छुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए अगर उनके दिल को चोट पहुंचती है तो वे आधे साल से ज्यादा समय तक ठीक नहीं हो पाते। जरा सी भी जोरदार हरकत से दिल रक्त प्रदान करने में असमर्थ हो जाता, जिससे उनकी सांसें रुक जाती। किशोरावस्था वर्तमान अभिजात वर्ग के लिए सबसे अनमोल समय था। यही वो दौर था जब योद्धाओं की ताकत तेजी से बढ़ती थी। कहा जा सकता है कि हर महीने उनकी ताकत अलग होती थी। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद आधे साल से अधिक समय गंवाने से भविष्य में किसी की उपलब्धियों पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की जानलेवा निगाहों का सामना करते हुए आदर्श डर से कांपता नहीं था। उसने कोई नियम नहीं तोड़ा, इसलिए दूसरा पक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सचमुच सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग द्वारा अपनी हत्या की मंशा जाहिर करते ही वैभव दिव्यनगर के सभी बुजुर्ग उठ खड़े हुए और सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग पर टूट पड़े। अगर वो कोई कदम उठाता तो सभी उस पर हमला कर देते। क्षण भर में ही पूरा मैदान शांत हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। आदर्श अपनी दोनों भुजाओं से खून बहाते हुए विशिष्ट प्रकाश तलवार पकड़े हुए था। खून तलवार की धार से बहकर जमीन पर गिर रहा था, जिससे टपकने की स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। इससे शांत अखाड़ा भर गया। मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी ताकत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाता। आने वाली लड़ाइयों के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मेरा हर वार किसी न किसी महत्वपूर्ण अंग पर होगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो भी ऊपर आएगा मैं उसकी जिंदा बचने की गारंटी नहीं दे सकता। आदर्श के शब्दों से हवा लगभग जम सी गई। ये आदर्श मौत को दावत दे रहा है, एक मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य योद्धा ने गुस्से से कहा। एक व्यक्ति ने कहा, वो बहुत घमंडी है। हालांकि जो लोग क्रोधित थे वे जल्दी ही समझ गए कि आदर्श ऐसा क्यों कर रहा था। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागियों ने समग्र समूह चैंपियनशिप में किशोर समूह को पीछे छोड़ दिया। सभी प्रतिभागी ताकतवर थे और उनकी संख्या भी अच्छी थी। आदर्श शुरू से अंत तक 10 से अधिक लोगों की चुनौतियों को संभालने में सक्षम नहीं होगा। अब उसे हर लड़ाई के लिए अपनी युआन क्यूई और सहन शक्ति बचाकर रखनी थी। पिछली लड़ाई की तरह आदर्श ने यश को आसानी से हरा दिया, लेकिन वास्तव में ये कितना आसान था? सच तो ये था कि ऐसा नहीं था। अगर ये इतना आसान होता तो आदर्श छद्म की तरह कृपाण मकबरे की कृपाण तकनीकों से यश को भी हरा सकता था। इससे उसकी ऊर्जा की खपत न्यूनतम हो जाती। हालांकि उसने शुद्ध यांग तलवार महल से तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये ऊर्जा की एक छोटी मात्रा थी, फिर भी ये आदर्श की मेरिडियन और सहन शक्ति पर भारी दबाव डाल रही थी।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही लड़ाइयों में आदर्श की युआन क्यू खत्म हो जाएगी। उसके दोनों हाथों की मेरिडियन इसे सहन नहीं कर पाएंगी और फट जाएंगी। ऐसा होने पर आदर्श फिर कभी नहीं लड़ पाएगा। जब इस स्थिति में मजबूर किया गया तो क्या आदर्श पीछे हटेगा? बिल्कुल नहीं। जो भी उसे चुनौती देना चाहता था उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं या यहां तक कि मर भी सकते हैं। इस प्रकार जो लोग आदर्श को चुनौती देना चाहते थे उन्हें यह तय करने के लिए लाभों का आकलन करना पड़ा कि क्या ये चुनौती देने लायक है। ऊपर जाना तोप का चारा बनना था। वे आदर्श की ऊर्जा तो खा जाते, लेकिन उन्हें अपनी भविष्य की उपलब्धियों का ह्रास भी सहना पड़ता। शायद उन्हें मौत की भी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए कोई भी ऊपर आने को तैयार नहीं था। ये आदर्श की युद्ध रणनीति थी। ये एक खूनी, सरल फिर भी प्रभावी युद्ध रणनीति थी। दरअसल आदर्श के ये शब्द कहने के बाद मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के समग्र समूह के प्रतिभागियों के माथे पर बल पड़ गए। जब उनकी नजरें आदर्श की ठंडी नजरों से टकराईं तो उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। सब लोग जानते थे कि 10 से ज्यादा लोग एक के बाद एक उससे लड़ रहे थे, इसलिए आदर्श कुछ राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। फिर भी हर कोई इस स्थिति को खत्म करने वाला आखिरी व्यक्ति बनना चाहता था। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रमुख व्यक्ति होने के नाते कोई भी दूसरा यश नहीं बनना चाहता था जिससे उसे गंभीर चोटें लगें और उसका अपना भविष्य प्रभावित हो। इस समय आदर्श का बायां हाथ धीरे से कांप उठा। एक के बाद एक रक्त वाहिकाएं उभरने लगीं। हालांकि वे फटी नहीं थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उन पर बहुत दबाव हो। ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श तलवार के वार से अभी भी बहुत थक गया था। उसने जानवर के खून से भरा एक और बर्तन निकाला और उसे पीने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। ये दृश्य देखकर कई लोग अवाक रह गए। उन्हें लगा कि आदर्श पर आसमान से कोई विपत्ति आ पड़ेगी और बिजली गिर जाएगी। वो हमेशा लोगों को गुमराह करता था। उसके हाथ पहले से ही कांप रहे थे। उसकी बांह की मेरिडियन और रक्त वाहिकाएं फट चुकी थीं और उसकी युआन क्यूई बहुत कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए था। फिर भी उसने अपनी तलवार के वार से यश को लगभग मार ही डाला। ऐसा दोबारा करके उसने उनका आत्मविश्वास डगमगा दिया। और वो जानवर का खून, वो क्या था? ऐसा लग रहा था कि इसे पीने के बाद इसके असर साफ दिखाई दे रहे थे। अगर ये साधारण उजाड़ जानवर का खून था तो इसके असर भी बहुत सामान्य होने चाहिए। यदि ये किसी आदिम प्रजाति का रक्त था तो इसकी बहुमूल्यता को नजरअंदाज करते हुए अपने बैंगनी रक्त क्षेत्र साधना स्तर के साथ आदिम प्रजाति के रक्त को अवशोषित करना आसान नहीं था। कई योद्धाओं के लिए आदिम प्रजाति का रक्त जहर से अलग नहीं था। पूर्ण विवरण न जानने के कारण मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कई कुलीन लोग दुविधा में थे। वे अपने भविष्य को लेकर उतने ही चिंतित थे जितना कि अपनी जिंदगी को। जब उन्हें लगा कि वे आदर्श को नहीं हरा सकते तो सभी झिझकने लगे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आगे आने की पहल नहीं की। तभी निर्मल चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बिना कुछ कहे वो दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर चला गया। जब आदर्श ने निर्मल को आते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली और धीरे धीरे सांस लेने लगा। इस समय आदर्श एक बेबस जानवर की तरह था जो हमला करने के लिए तैयार था। अंततः वो काले वस्त्र पहने इस युवक से लड़ने जा रहा था। आदर्श इस लड़ाई की मुश्किल का अंदाजा लगा सकता था। अगर वो अभी भी अपनी चरम अवस्था में होता तो वो निश्चित रूप से निर्मल के साथ लड़ाई का बेसब्री से इंतजार करता और आत्मविश्वास से भर जाता। हालांकि अब आदर्श में आत्मविश्वास की कमी थी। उसे नहीं पता था कि निर्मल असल में कितनी ताकतवर है और न ही उसे पता था कि उसके पास क्या चालें हैं। पूरा मैदान तुरंत शांत हो गया। हर कोई दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच को शांतिपूर्वक देख रहा था, अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतिभागियों की बेंचों पर बैठे सौम्य वर्षा, विशांत और वैभव दिव्य नगर के अन्य योद्धा आदर्श के लिए चिंतित थे। जब तक कोई चमत्कार न हो, आदर्श के लिए अरण्य को हराने के लिए इस्तेमाल की गई शक्तिशाली तलवार का इस्तेमाल करना असंभव था। उस हमले के बिना क्या आदर्श काले वस्त्र पहने अथाह युवक निर्मल के खिलाफ जीत सकता था? उन लोगों में एल्डर स्टैंड में बैठे लोग भी शामिल थे। वहां अचल और उनके साथियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। अब अचल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि आदर्श ओवरऑल ग्रुप चैंपियनशिप जीतता है या नहीं। उसे बस इस बात की चिंता थी कि आदर्श को कोई दुर्घटना ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो ये सब बेकार होता। अखाड़े के कोने में लाल कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। वो चुपचाप ये सब देख रही थी। वो ज्वाला थी। ज्वाला ने गठबंधन टूर्नामेंट में भाग न लेने का कारण वास्तविक युद्ध में अपनी कमजोरी बताया। हालांकि वो चुपचाप अंतिम मैच देखने अखाड़े में आई थी। चूंकि वो वहां केवल देखने के लिए थी, इसलिए उसे किसी भी असामान्यता के पता चलने की चिंता नहीं थी जब तक कि वो अपने शरीर के भीतर की विशेष ऊर्जा को प्रकट नहीं करती। मिस, वो काले कपड़े वाला आदमी बहुत मजबूत लग रहा है। ज्वाला के बगल में छोटे पैरों वाला शीतल था। टस्क, क्या तुम उस बदमाश के बारे में चिंतित हो आदर्श? शीतल तुरंत चुप हो गई। उसने ज्वाला पर एक नजर डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्वाला क्या सोच रहा होगा,
इसलिए इस वक्त उसे लगा कि चुप रहना ही बेहतर है। दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर काले कपड़े पहने युवक ने अपनी तलवार को गले लगाया और आदर्श पर हमला नहीं किया। क्या आप दोनों तैयार हैं? वैभव दिव्य शहर के रेफरी ने पूछा। इस समय निर्मल ने एक उंगली बढ़ाकर आदर्श की ओर देखा। 1-2 घंटे की अवधि। मैं केवल 1-2 घंटे की अवधि ही इंतजार करूंगी। जब उन्होंने ये कहा तो पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। 2 घंटे? ये काले कपड़े पहने युवक आदर्श को ठीक होने का समय दे रहा था। सम्मान की सीटों पर बैठे 7 स्टार पैगोडा के मालिक ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसे निर्मल पर पूरा भरोसा था कि अगर निर्मल अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी आदर्श के खिलाफ लड़े तो उसके जीतने की 80-90% संभावना होगी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि निर्मल दूसरे पक्ष को अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने का समय दे। आखिरकार ये मैच बेहद अहम था। अगर 100% गारंटी मिल सकती है तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब टीनेजर डिवीजन चैंपियनशिप हारने के बाद अगर ओवरऑल ग्रुप चैंपियनशिप में कोई गड़बड़ी हुई तो मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य में लौटने पर अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। निर्मल, तुम बहुत घमंडी हो रही हो, 7 सितारा पगोड़ा मालिक ने कठोर स्वर में कहा, जो निर्मल के कानों में गूंज उठा। इस समय दुश्मन को कम आंकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं अहंकारी नहीं हूं, न ही अपने दुश्मन को कम आंक रहा हूं। मैं बस एक उचित और वास्तविक द्वंद्व युद्ध चाहता हूं। अगर भगवान पगोड़ा स्वामी सहमत नहीं होते हैं तो आप मेरी जगह किसी और को हमेशा ढूंढ सकते हैं। तुम? 7 सितारा शिवालय के मालिक ने दूसरों की तरफ देखा और उसकी भौहें और भी तन गईं। निर्मल के आदर्श से लड़े बिना दूसरों की जीत की उम्मीद करना बेकार था। 7 सितारा पगोड़ा का मालिक निर्मल के व्यक्तित्व से वाकिफ था। लोग चाहे कुछ भी कहें, निर्मल एक बार कोई फैसला कर लेता तो वो डगमगाता नहीं था। उसका व्यक्तित्व सिरदर्द पैदा कर देता था। 7 सितारा पगोड़ा के मालिक के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि निर्मल को सजा देना भी व्यर्थ था। 2 घंटे? आदर्श ने हैरानी से निर्मल की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाला ऐसा अनुरोध करेगा। उसने मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के अधिकारी 7 सितारा शिवालय के स्वामी की ओर देखा, जिन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार आदर्श पालथी मारकर बैठ गया। भले ही आप मुझे समय दे रहे हो, मैं आसानी से नहीं जाऊंगा। ये मुझे ठीक लगता है। निर्मल की आवाज साफ थी। 2 घंटे आराम करने से भी तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा। असल में ये वो लड़ाई नहीं है जो मैं चाहती हूं। निर्मल ने आदर्श के हाथ की ओर देखा और उसे अफसोस हुआ। वो उस तलवार के वार की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। भविष्य में आपको मौका मिलेगा। आदर्श ने जल्दी से अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसे बस सुनहरी कौवा प्रजाति के हृदय के रक्त से भरे 2 कंटेनरों को सोखने के लिए समय चाहिए था, जो उसने पी लिए थे। आदर्श के लिए 2 घंटे का आराम बेहद महत्वपूर्ण था। उसका प्रतिद्वंद्वी केवल निर्मल ही नहीं था, बल्कि बाकी लोग भी थे। उसे उम्मीद थी कि निर्मल के साथ लड़ाई अरण्य के साथ लड़ाई से भी ज्यादा कठिन होगी। लड़ाई खत्म होने के बाद अगर वो जीत भी जाता तो उसके पास और भी कम युआन क्यूई बचती। अभी भी सुनहरी कौवा का थोड़ा सा कीमती खून बचा था। उस कीमती खून और बची हुई युआन क्यूई का इस्तेमाल करके उसे बचे हुए 11 मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सदस्यों से निपटना बेहद मुश्किल होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सब लोग सांसें रोके मंच को देखते रहे। न कोई बोला, न कोई गया। लोग 2 घंटे बीतने का इंतजार कर रहे थे। आदर्श के हाथ से अब खून नहीं बह रहा था और उसकी मेरिडियन धीरे धीरे जुड़ रही थी। जब तक वो शुद्ध यांग तलवार महल से पूरी तलवार की नियत का इस्तेमाल नहीं करता, आदर्श के हाथ पूरी तरह ठीक रहेंगे। ध्यान कर रहे आदर्श को धीरे धीरे अपने शरीर में सुनहरी कौवा प्रजाति का रक्त जलता हुआ महसूस हुआ। इस ऊर्जा ने आदर्श के शरीर में लड़ने की भावना भर दी। निर्मल ने आदर्श को 30 फुट की दूरी से देखा। धीरे धीरे उसने उसके हाथ पर एक सफेद कपड़ा लपेटा। कपड़ा लपेटने के बाद निर्मल खड़ा हुआ और शांति से बोला, समय पूरा हो गया है। निर्मल के खड़ा होते ही और उसने अपनी तलवार निकालते ही अखाड़ा, जो पहले बहुत शांत था, इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। निर्मल आखिरकार लड़ रहा था। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का पक्ष गठबंधन टूर्नामेंट में इतना मजबूत होने के कारण निर्मल को अब तक लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये पहली बार था जब वो सचमुच किसी भी अर्थ में लड़ रहा था। आदर्श भी खड़ा हुआ और अपने दाहिने हाथ से सोनिक डेथ ब्लेड निकाल लिया। उसके दाहिने हाथ में कृपाण और बाएं हाथ में तलवार है। उसकी कृपाण उसके दाहिने हाथ में है जबकि तलवार बाएं हाथ में। क्या आदर्श ज्यादातर कृपाण पर ही निर्भर रहेगा? आदर्श को निर्मल के खिलाफ अपनी कृपाण का इस्तेमाल करते देख कई लोग चिंतित हो गए। उनके लिए आदर्श की तलवार उसकी कृपाण से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वो अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? कई लोग उत्सुक थे। किसी ने अपना सिर हिलाया। निर्मल के खिलाफ यह संभावना है कि आदर्श लगातार अपनी तलवार का उपयोग नहीं कर सकता है, या शायद यह है कि वो ऊर्जा क्षय को संभालने में सक्षम नहीं होगा। आदर्श के तलवार के हमले उसके कृपाण के हमलों से तभी ज्यादा शक्तिशाली होते थे जब शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार की नीयत का इस्तेमाल किया जाता था।
और एक बार शुद्ध यांग तलवार की नीयत का इस्तेमाल हो जाए तो उसका 10वां हिस्सा भी आदर्श के शरीर की क्षमता से बाहर हो जाता था। फिर भी यदि आदर्श अधिकतर अपनी कृपाण पर निर्भर रहने वाला था तो वो निर्मल को कैसे हरा सकता था। मुझे ठीक होने के लिए 2 घंटे देने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मुझे ठीक होने के लिए 2 घंटे देने से तुम्हारी हार हो सकती है? आदर्श ने सोनिक डेथब्लेड को सहजता से हिलाया और उसमें युआन क्यूई इंजेक्ट किया। वैंग। कृपाण के ब्लेड से एक स्पष्ट गुंजन निकलती थी जो किसी अजगर की दहाड़ जैसी लगती थी। सोनिक डेथब्लेड की ध्वनि तरंगे ही जानलेवा हो सकती थी। हालांकि निर्मल पर सोनिक डेथब्लेड की गुंजन का कोई असर नहीं हुआ। जब ध्वनि तरंग उससे 3 फीट दूर थी तो उसकी सुरक्षात्मक तलवार क्यूई ने उसे नष्ट कर दिया। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो पूरी ताकत से कहो। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी लड़ाई की उम्मीद की थी। मैं बस यही दुआ कर सकता हूं कि तुम मुझे हराने की क्षमता रखो। ये अफसोस की बात है कि पिछले 2 सालों में मुझे मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की युवा पीढ़ी के खिलाफ कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक विजयी युद्ध न सिर्फ मुझे खुशी से भर देते हैं बल्कि मुझे उलझन में भी डाल देते हैं। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य तो बस एक छोटा सा मंच है। मैं मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का नंबर 1 या युवा पीढ़ी में अजेय होने जैसे प्रभामंडल से अंधा नहीं होना चाहता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य छोड़कर किसी मजबूत गुट में शामिल होने पर मुझे अपनी ताकत का अंदाजा ही न हो। शायद मैं कुएं के मेंढक जैसा बेतुका साबित हो जाऊंगा। मैं उस स्थिति में नहीं फंसना चाहता। इसलिए तुम्हारे आगमन ने मुझे उत्साहित कर दिया है। अगर मैं तुमसे हार भी जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे बस इस बात का डर है कि मुझे पता नहीं कि असली अभिजात वर्ग ने कितनी प्रगति की है। अगर इंसानों का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो वे भटक जाएंगे। सिर्फ लक्ष्य से ही मैं उत्साहित हो सकता हूं। आमतौर पर चुप रहने वाली निर्मल अचानक बहुत कुछ बोलने लगी। आदर्श ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निर्मल के पास ऐसे विचार और दृष्टि होगी। वास्तव में चाहे वो मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य हो या वैभव दिव्य साम्राज्य, वे इस विशाल दुनिया के महासागर में एक बूंद मात्र थे। निर्मल ये नहीं देख सकता था कि दुनिया कितनी विशाल है, लेकिन वो इसका पूर्वानुमान लगा सकता था। जहां तक आदर्श की बात है, उसने सचमुच उस शानदार दुनिया का एक कोना देख लिया था। शुद्ध यांग तलवार महल में वो कांस्य दानव जो दुनियाओं को नष्ट कर सकता था, और शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक ने आदर्श को स्तब्ध कर दिया था। मशरूम को दिन रात का परिवर्तन नहीं पता, जबकि अल्पकालिक सिकाडा को मौसमों का पता नहीं। अगर कोई विशाल दुनिया को देखे लेकिन उसका अन्वेषण न करे, सैकड़ों हजार साल बाद धूल में मिल जाए, तो उनमें और मशरूमों और सिकाडाओं में क्या अंतर रह गया? भाग्य के भरोसे न रहने वाले लोगों के लिए ऐसा जीवन बहुत तुच्छ था। आदर्श की इच्छा थी कि वो दुनिया के बराबर हो और वर्तमान पीढ़ी का एक मुख्य पात्र बन जाए। बैंगनी क्रिस्टल के साथ आदर्श पहले से ही दूसरों से ऊंचा खड़ा था, तो क्या उसके पास ढिलाई बरतने का कोई कारण था? शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, आओ हम लड़ें, निर्मल ने कहा, और हल्की ची ध्वनि के साथ उसकी तलवार के ब्लेड से बिजली निकली। बैंगनी बिजली छोटे सांपों की तरह बेतहाशा उछल रही थी। निर्मल ने जो कानून विकसित किया वो बिजली थी। युआन के मूल क्षेत्र के कुलीन वर्ग के सभी लोग एक निश्चित नियम का पालन करते थे। वज्र तत्व नियम वायु, हिम, वज्र और बिजली के प्रकृति आधारित तात्विक नियमों में से एक थे। उन्हें 5 तत्वों के बराबर दर्जा दिया गया था, लेकिन उनकी शक्ति उनसे अधिक थी। इस तलवार का नाम ब्लैकलाइट है। निर्मल ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को फैलाकर तलवार की धार को धीरे से सहलाया। तलवार की धार काली थी और उसमें से प्रकाश की एक भी किरण नहीं निकलती थी। ये केवल 3 फुट लंबी थी और तलवार का मूठ साधारण था, जबकि तलवार का मूठ पुराने सांप की खाल से ढका हुआ था। बिजली की रोशनी में सांप की खाल के शल्कों में एक चमक सी आ गई थी। मैं हमला करने जा रहा हूं। जैसे ही निर्मल ने बोलना खत्म किया, एक बैंगनी किरण अचानक चमक उठी। काली रोशनी वाली तलवार सीधे आदर्श में घुस गई। निर्मल की तलवार इतनी तेज थी कि वो मानव पहचान की सीमा को पार कर गई। लोगों ने केवल एक बैंगनी चमक देखी और फिर निर्मल की तलवार आदर्श की छाती में घुस गई। क्या? कुछ लोग हाफने लगे, लेकिन पलक झपकते ही आदर्श का आकार धीरे धीरे धुंधला हो गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। आदर्श का शरीर पहले ही 100 फीट से अधिक दूरी पर दिखाई दे चुका था। यह एक ऐसी छवि थी जिसे नष्ट कर दिया गया। आदर्श को पूरी तरह ठीक देखकर वैभव दिव्य नगर के कई योद्धाओं ने राहत की सांस ली। ये हमला बहुत ही दिल दहला देने वाला था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तलवार निशाने पर लग चुकी थी। शुक्र है कि आदर्श की गति बहुत तेज थी। अगर उसे मंच पर मौजूद योद्धाओं पर लगा दिया जाता तो वे मर जाते। आपकी गति तकनीक बुरी नहीं है। सूक्ष्मता का बड़ा सफल चरण, निर्मल ने प्रशंसा करते हुए कहा। हालांकि सूक्ष्मता तो अपने शरीर को नियंत्रित करने का एक तरीका मात्र है। इसे पूरी तरह से करने से दुश्मनों के हमलों से बचा जा सकता है, लेकिन निर्मल के ऐसा कहते ही उनके शब्दों ने अचानक मोड़ ले लिया।
आप अपने शरीर को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। सूक्ष्मता की क्षमता बस इतनी ही है। ये केवल निम्न स्तर पर ही चमत्कार कर सकती है। जब व्यक्ति का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, खासकर जब वो नियमों को सीखना शुरू करता है, तो नियमों की शक्ति सूक्ष्मता से कहीं अधिक हो जाती है और उसे पूरी तरह से बदल देती है। जहां तक गड़गड़ाहट और बिजली का सवाल है, यही वो नियम है जो गति के लिए सर्वोत्तम है। यदि आपने अभी जो किया वो आपकी गति की सीमा थी, तो मुझे डर है कि आप पहले ही हार चुके हैं। जैसे ही निर्मल ने ये कहा, उसके पूरे शरीर पर बैंगनी बिजली चमक उठी। उसकी एक छोटी सी हरकत ने उसके शरीर के चारों ओर कई परतों में प्रतिबिंब बना दिए। चरम गति। निर्मल ने अपनी काली रोशनी वाली तलवार हिलाई और बाद की छवियां उभरने लगीं। निर्मल की स्थिति का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। इस बार निर्मल की गति पहले से भी ज्यादा तेज थी। जल्द ही मंच पूरी तरह से निर्मल की तस्वीरों से भर गया। वहां दर्जनों तस्वीरें थीं। कई लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया, बड़ी मुश्किल से निर्मल के बाद के प्रतिबिंबों को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो निर्मल पूरी तरह से बिजली में बदल गया हो। उसका आकार मंच पर स्वतंत्र रूप से घूम रहा था और पीछे बिजली के निशान छोड़ रहा था। हर जगह बिजली की चमक और निर्मल की छवियां थीं। कितनी तेज रफ्तार! ये काले कपड़ों वाला युवक अपनी रफ्तार से ही कई लोगों को मात दे सकता है। वैसे रफ्तार तो उसकी ताकत का एक छोटा सा पहलू ही होगी। ये देखकर वैभव दिव्यनगर के एक बुजुर्ग के चेहरे के भाव भी बदल गए। दुनिया की कोई भी मार्शल आर्ट अगर तेज हो तो उसे हराया नहीं जा सकता। अगर गति चरम सीमा पर पहुंच जाए तो प्रतिद्वंद्वी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसका गला चीर दिया जा सकता था। यही वो क्षण था जिसने जीत का फैसला किया। लोग सांस रोककर देख रहे थे कि आदर्श के चारों ओर बाद की छवियां छा गईं। आदर्श ने अपनी सोनिक डेथब्लेड को कसकर पकड़ लिया और बेहद सतर्क हो गया। निर्मल की गति वाकई बहुत भयानक थी। एक बैंगनी किरण चमकी और बिजली की तरह आदर्श के सामने प्रकट हुई और एक ही पल में 100 वार कर दिए। इन घनी तलवारों की किरणों ने एक बिजली का जाल बना दिया जिसने आदर्श को ढक लिया। सूक्ष्मता। आदर्श की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि निर्मल का हमला बहुत तेज था, इतना तेज कि वो आदर्श की चकमा देने की गति से कहीं ज्यादा तेज था। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आदर्श की सुरक्षात्मक युवान क्यू फट गई। बिजली की धारा आदर्श की मध्याह्न रेखाओं में घुस गई और उसे लकवाग्रस्त महसूस हुआ। आदर्श के कपड़े तलवार क्यूई से कट गए। उसके हाथों और कंधों पर खून दिखाई देने लगा। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक। आदर्श ने अपने शरीर की युआन क्यूई को प्रसारित किया। शुद्ध यांग क्यूई से उसने अपनी मेरिडियंस में बिजली की शक्तियों को नष्ट कर दिया। उसका शरीर चमक उठा और अब वो 200 फीट दूर था। ये बहुत तेज था। आदर्श को आश्चर्य हुआ। उसने अभी अभी एक सटीक सूक्ष्मता तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी वो निर्मल की तलवार की किरणों से पूरी तरह बच नहीं पा रहा था। चाहे वो कोई भी नियम हो, एक बार उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए तो वो इतना शक्तिशाली होता कि चौंका देने वाला होता। और निर्मल निस्संदेह एक ऐसा युवक था जो वज्र और बिजली के तात्विक नियमों में चरम स्तर तक पहुंच चुका था। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की युवा पीढ़ी में मुझे अपना कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला है, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। मैं अपने से धीमे किसी भी व्यक्ति पर आसानी से हमला कर सकता हूं। यहां तक कि मेरे पास कई ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं आजमाया। मुझे इसका बहुत पछतावा है। आदर्श, क्या तुम यहीं तक जा सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं बहुत निराश हूं। असल में मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ते समय पूरी ताकत लगाने के लिए उत्सुक था। जैसे ही निर्मल ने ये कहा, उसके शरीर के चारों ओर बिजली की कई झलकियां दिखाई देने लगीं। दिव्य वन्य क्षेत्र के ऊपर हर जगह बैंगनी रंग की बिजली चमक रही थी। जाहिर है निर्मल के लिए इस गति को बनाए रखना बहुत आसान था, इसलिए वो शांति से बोल पा रहा था। ये दृश्य देखकर और निर्मल की बातें सुनकर वैभव दिव्यनगर के योद्धा स्तब्ध रह गए। उन्हें अंततः समझ आ गया कि निर्मल कितना शक्तिशाली है। अगर उनकी गति उससे कम होती तो वे उससे हार जाते, लेकिन इतनी गति के साथ उसका मुकाबला कौन कर सकता था? आदर्श की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन ये अभी भी निर्मल से कमतर थी। और 10,000 कदम पीछे जाकर भले ही वो निर्मल की गति तक पहुंच जाए, निर्मल के पास अभी भी अन्य तरकीबें छिपी हुई थीं। अत्यधिक गति निर्मल के बिजली के नियमों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थी। वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के आश्चर्य के बिल्कुल विपरीत मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धा उत्साह से जल रहे थे। निर्मल उनके मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के युद्ध देवता थे और उन्हें बिजली के पुत्र के रूप में भी जाना जाता था। उनमें से अधिकांश ने निर्मल के बारे में केवल सुना था, लेकिन उसे कभी लड़ते नहीं देखा था। हालांकि आज निर्मल की प्रमुखता को देखकर वे बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब तक किसी की गति आपसे कम है, तब तक वे आपसे पराजित होंगे। आदर्श ने धीरे से अपने शरीर से खून पोंछा। आदर्श हमेशा अपनी गति को लेकर आश्वस्त रहा था। जब आदर्श की ताकत में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था, तब उसने विहान और निनाद के खिलाफ लड़ते समय अपनी गति पर भरोसा किया था।
आदर्श ने पहले सबको चौंका दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ ये स्वीकार कर सकता था कि वो निर्मल से धीमा था। धीमी गति से काम करने पर, चाहे वो आक्रामक हो या रक्षात्मक, बहुत नुकसानदेह स्थिति में होता था। यदि वो निर्मल के वार को रोक नहीं सका या हमला करते समय निर्मल की आस्तीन को नहीं छू सका, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस लड़ाई का परिणाम उसकी हार के साथ समाप्त होगा। यही कारण था कि निर्मल ने कहा कि यदि आदर्श की गति उससे कम होगी तो आदर्श आसानी से पराजित हो जाएगा। इस क्षण निर्मल की गति फिर से बढ़ गई। मंच पर और भी कई दृश्य उभर रहे थे और हर दृश्य बिजली की तरह कौंध रहा था और आदर्श को पूरी तरह से घेर रहा था।